अस्सलामुअलैकुम। मैंने इस्लामाबाद में ये मालूम कर लिया है कि सानी के अलावा कोई और टेलीपैथी जानने वाला भी MIM के लिए काम कर रहा है। फिर यह कि अली भी सानी के साथ है, इसलिए ज़ाहिर होता है कि फ़रहाद के टेलीपैथी जानने वाले इस पुरस्कार सरबराह के लिए काम कर रहे हैं। जोडी, तुम इन बातों में भूल रहे हो कि इस्लामाबाद में तुम्हारी बिछाई बारूद के ढेर पर सानी और अली बैठे हुए हैं। मैं यहाँ धमाका करूँगा तो वहाँ उन्हें मौत आएगी। बेहतर है कि पहले तुम उन दोनों को ख़त्म कर दो, फिर हम बातें करेंगे। वो बोला, तुम लोग बहुत चालाक हो। थोड़ी देर पहले मैंने ख्याल खोने के जरिए सानी और अली के अंदर पहुंचना चाहा तो अली ने कहा कि वो सानी के साथ मरने के इंतजार में बैठा हुआ है, यानी उन्हें मालूम है कि हमने उनके गिर्द मौत का जाल बिछा रखा है। अब वो ऐसे अहमक तो नहीं है कि उन्होंने हमारी प्लानिंग को नाकाम नहीं बनाया होगा। चलो, वह अहमक नहीं है। तुम्हें भी अकल आ गई कि हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे, और ये जो ब्रीफ केस है इससे तुम्हें और यहाँ के चंद अहम अराकीन को मैं गन पॉइंट पर ले जाऊंगा। जोडी ने अपने कोट की अंदरूनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। पारस ने ललकार कर कहा, स्टॉप। मैंने हाथ पांव हिलाने से मना कर रखा है। वो परेशान होकर बोला, हाँ, मगर जब मैं डिप्रेशन का शिकार होता हूँ तो इस डिब्बिया में से गोली निकाल कर खाता हूँ, मुझे फ़ौरन आराम आ जाता है। पारस ने घूर कर डिब्बिया को देखा, फिर पूछा, ये कैसी दवा है? इस डिब्बिया पर किसी दवा के लेबल का नाम नहीं लिखा है। वो बात यह है कि वो जो मेरा फैमिली डॉक्टर है उसने ख़ास तौर पर मेरे लिए ये दवा तैयार की है। मेरी उंगली बड़ी देर से इस कंट्रोलर के बटन पर है। तब से तुम नॉर्मल रहकर गुफ्तगू कर रहे थे, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन नहीं था। अब मैं ब्लास्टिंग बमों के साए में तुम सबको ले जाना चाहता हूँ, तो तुम अचानक ये डिब्बिया निकाल चुके हो। मुझे इतनी अकल तो है कि इस डिब्बिया की और इसके अंदर रखी हुई चीज़ों की खास अहमियत होगी। मैं अभी खोल कर दिखाता हूँ, इसमें सिर्फ दवा है। मैं यहाँ के तमाम जिंदा रहने वालों से कहता हूँ कि जैसे ये डिब्बिया खोलेगा मैं बटन दबा दूंगा। तमाम ममालिक के काबरीन खौफजदा होकर बोले, नो मिस्टर जोडी, हम सब महफूज रहना चाहते हैं, तुम्हें भी खतरे को समझना चाहिए। प्लीज़ इसे जेब में वापस रख लो। पारस बातों में उलझाना और अपना काम कर गुजरना जानता था। उनकी बातों के दौरान उसने जोडी के हाथ पर एक लात मारी। डिबिया हाथ से निकलकर फिजा में उछलती हुई ऊपर गई। फिर नीचे आने से पहले ही पारस ने उछलकर उसे दूसरे हाथ से कैच कर लिया। ऐसे वक्त सब पर सख्ता तारी हो गया था। सबके अंदर यह खौफ था कि उछलने और कैच करने के बायस कंट्रोलर का बटन ना दब जाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो वो सब इत्मीनान की गहरी गहरी सांसें लेने लगे। ये जिंदगी कितनी कीमती और अजीज होती है। वहाँ का हर सियासतदान, हर दौलतमंद और हर मुल्क का नुमाइंदा जिंदा रहना चाहता था, और अब तो जोडी के हाथ से भी जिंदा बच रहने का सामान निकल गया था। उसने सोचा था कि डिबिया से गोली निकालकर खाते ही साया बन जाएगा, तो फिर बम के धमाके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो धमाके तुम्हारे वजूद वालों को फना कर देंगे, लेकिन साया मिट्टी में मिलकर भी साया रहता है। वो दुनिया के किसी हथियार से नहीं मरता। जोडी भी यही चाहता था कि सिर्फ एक गोली खा ले, गोली हलक से उतरते ही वो साया बनेगा, तो पारस का रिमोट कंट्रोलर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उस वक्त जूडी नॉर्मन के कोट की जेब में 2 तरह की गोलियों की डिब्बियाँ थीं। एक डिब्बिया की गोली 24 घंटे तक साया बनाए रखती थी, और दूसरी डिब्बिया की गोली 1 माह तक इंसानी वजूद को साए के अंदर गुम रखती थी। जोडी को याद नहीं आ रहा था कि उसने जेब से तवील मुद्दत या मुख्तसर सी मुद्दत वाली गोलियों की डिब्बियाँ निकाली थी। अभी एक डिब्बिया उसकी जेब में मौजूद थी। उसकी गोली ख्वाह कितनी ही मुद्दत की होती, वह फिल वक्त इसके जरिए अपनी जान बचा सकता था, लेकिन दूसरी डिब्बिया को जेब से निकालते ही पारस उसे भी उससे छीन लेता। ऐसा बाज़ औक़ात होता है, जान बचाने का जरिया होते हुए भी आदमी मौत से बच नहीं सकता। फिर यह कि इन गोलियों को तैयार करने वाला फार्मूला भी उसके पास था, उसके कोट की अंदरूनी जेब में रखा हुआ था। वो इस फार्मूले को भी पारस पर जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने आजिज़ी से कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अंदर से बीमार हूँ, खुद को ज़हनी तौर पर नॉर्मल रखना चाहता हूँ, मुझे एक गोली इस डिब्बिया में से दे दो। पारस ने कहा, तुम अंदर से बीमार हो या नहीं ये टेलीपैथी के जरिए ही समझा जा सकता है, लिहाजा अपने दिमाग का दरवाज़ा खुला रखो। मेरे टेलीपैथी जानने वाले साथी तुम्हारे अंदर की बात मुझे बता देंगे। वो मुसीबत में पड़ गया, मगर अपने अंदर किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को आने देता तो गोली की करामत जाहिर हो जाती। ये भी मालूम हो जाता कि उसकी जेब में दूसरी डिब्बिया के अलावा उन गोलियों को तैयार करने वाला फार्मूला भी है। वो बोला, ये सभी जानते हैं कि एक ख्याल ख्वानी करने वाला दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले को कभी अपने अंदर आने नहीं देता। मैं भी मजबूर हूँ, मगर तुम समझ सकते हो कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, इन बमों से मरना नहीं चाहता, और इस डिब्बिया में रखी हुई गोलियां जहर नहीं हैं, ये मुझे नॉर्मल रखती हैं, इसलिए सिर्फ एक गोली खाना चाहता हूँ। प्लीज़ यही समझ लो कि तुम्हारे हाथों से मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं एक गोली निकल कर नॉर्मल हो जाने के बाद तुम्हारे रहमो करम पर रहूँ। पारस ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ, ये बात समझ में आती है कि इस डिब्बिया में कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, इसीलिए तुम एक गोली अभी मेरे सामने खाना चाहते हो, और मुझे तुम्हारे नॉर्मल होने पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। उसने डिब्बिया खोलकर एक गोली निकाली, फिर डिब्बिया को बंद करके इस गोली को समझने की कोशिश करने के अंदाज में देखने लगा। उसने इसे नाक से लगाकर सूंघा, फिर एक ज़रा सा जुबान पर रखकर उसे चखा। वो फीकी सी थी, लेकिन उसमें नुकसान पहुंचाने वाले असरात नहीं थे। उसने 2-3 बार चखने के बाद यकीन किया कि गोली मुज़िर नहीं है, फिर वो उसे चूस कर देखने लगा। जोडी नहीं चाहता था कि गोली का राज ज़ाहिर हो। वो परेशान होकर बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ डिप्रेशन के इलाज के लिए है, अगर यूं ही खा जाए तो नुकसान पहुँचता है। पारस ने कहा,
क्या तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते? नहीं, तुम यकीन करो, इसे थूक दो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। फिर तो मुझे इसे खाना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। दुश्मन कभी भलाई नहीं चाहता, फिर तुम दुश्मन होकर मेरी भलाई क्यों चाहने लगे? मामला क्या है? मामला क्या होता? इतनी देर में वो गोली मुंह के अंदर घुलकर हलक से उतर चुकी थी। अचानक पारस के हाथ से वो रिमोट कंट्रोलर छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। देखते ही देखते सबकी निगाहों से उसका वजूद गुम हो गया। जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि इन गैर मामूली गोलियों की तवानाइयों में इजाफा हो रहा था। पारस का साया झुककर रिमोट कंट्रोलर को उठा सकता था, लेकिन वो सिचुएशन जोड़ी के हाथ में आ गई। उसने सोफे पर से छलांग लगाई, फिर फर्श पर झुककर रिमोट कंट्रोलर को उठा लिया। तमाम लोगों से दूर होकर बोला, खबरदार, कोई अपनी जगह से हरकत ना करे। अब इस बटन पर मेरी उंगली है। इतने बड़े हॉल में जितने अकाबरीन और मुसल्ला गार्ड्स थे, वो सब साकित और जामिद खड़े हुए थे। उन्होंने जोड़ी के इस चैलेंज पर तवज्जो नहीं दी। वो लोग शदीद हैरानी से उस जगह को देख रहे थे जहां पारस खड़ा हुआ था, और अब नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ उसका साया कालीन पर जरा दूर तक फैला हुआ सा दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ सानी और अली अपनी जगह उठकर खड़े हो गए। शदीद हैरानी से टीवी स्क्रीन पर देखे जा रहे थे। अभी अभी नजर आने वाला पारस उन्हें भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही नजरों से ओझल हो गया था। अली ने ताज्जुब से पूछा, सानी, ये कमबख्त अचानक ही गायब कैसे हो गया? हमें नजर नहीं आ रहा। हैरान और परेशान वो भी थी। उसने कहा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, मैं अभी मालूम करती हूँ। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज की। साया साया होता है। वो जहाँ पहुंची वहाँ स्याही सी अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दिया। उसकी सोच की लहरों ने उसे पुकारा, पारस तुम कहाँ हो? नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या तुम मेरी सोच की लहरों को महसूस कर रहे हो? जवाब में हल्की सी आवाज़ें सुनाई दी। अल्फाज वाजे नहीं थे। उसके दिमाग की लहरें कुछ बोल रही थीं। सानी ने अली के बाजू को थामकर कहा, वो है, मौजूद है, पर नहीं है। मैं उसकी सोच की लहरों को खूब पहचानती हूँ। जब उसका दिमाग जिंदा है तो फिर वो भी जिंदा है, मगर वो नज़र क्यों नहीं आ रहा? उसकी सोच की लहरें क्या बोल रही हैं? कुछ बोल रही हैं, मगर महज आवाज़ है, उसकी जानी पहचानी आवाज़ है। वो यकीनन मेरी सोच की लहरों का जवाब दे रहा है, लेकिन अल्फाज बिल्कुल मुबहम से हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सानी ने फ़ौरन मेरे पास आकर ये हालात बताए। हैरान मैं भी हुआ। ये यकीन करने वाली बात नहीं थी। किसी ने उसे छुपाया नहीं, किसी ने उसे हलाक नहीं किया। इसके बावजूद वो नाबूद हो गया। वैसे नाबूद नहीं कहना चाहिए। हमारी दुनिया में वो जिंदा था, मगर नादीदा हो गया था। मुझे भी उसकी सोच की लहरें सुनाई दे रही थीं, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी। ताहम मुबहम सी सोच की लहरें उसकी ज़िंदगी का यकीन दिला रही थीं। ये तो शुबे वाली बात थी। आसार कह रहे थे कि वो जिंदा है, लेकिन जो नज़र न आए उस ज़िंदगी का कैसे यकीन किया जाए? मैंने आमना रसवंती के पास आकर कहा, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुराकबे से निकल आओ। हमारा बेटा पारस नज़रों से ओझल हो गया है। वो बोली, हमारा बेटा खैरियत से है। उसके साथ जो हो रहा है वो तिब्बी साइंस का एक कामयाब तजुर्बा है। अब मुदाखलत ना करो, जाओ। मैंने सानी और अली के पास आकर उन्हें पारस की खैरियत से आगाह किया, फिर खुद इस मामले में दिलचस्पी लेने लगा। उसके नादीदा होने में तिब्बी साइंस का क्या कमाल था। ये बात सिर्फ जोडी नॉर्मन से मालूम की जा सकती थी। वहाँ के तमाम अकाबरीन की भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सब बड़ी देर तक गुमसुम रहे थे। फिर एक ने पूछा, ये गायब कैसे हो गया? दूसरे ने कहा, मालूम होता है वो जादू जानता है, अचानक फरार हो गया। तीसरे ने कहा, कैसी बातें करते हो, वो हमारी मुखालफत के लिए आया था, बल्कि आसानी से हमारी जान ले सकता था। एक और ने कहा, यही तो सोचने वाली बात है, उसके हाथ में जो रिमोट कंट्रोलर था उसे फेंककर अचानक गायब हो गया। ये तो इत्मीनान है कि हम सब की जान बच गई। अब ये कंट्रोलर जोडी साहब के पास है। अब हम बेखौफो खतर मुज़ाकरात जारी रखेंगे। जोडी नॉर्मन ने कहा, सॉरी, ये जलास ख़त्म किया जाए। दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले हमें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और पता नहीं आप हजरात में से कितनों के दिमागों में घुसे हुए होंगे। मुझे सानी ने बताया था कि पारस ने जोडी नॉर्मन से कोई डिबिया ली थी और उसकी एक गोली खाई थी, लेकिन हम में से कोई भी नहीं जानता था कि जोडी के पास ऐसी एक और डिबिया और फार्मूला भी है। हम उसके दिमाग में पहुंचकर उस गोली के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहते थे। वो सीधी तरह हमें अपने अंदर ना आने देता। मैं शाह के पर्सनल सेक्रेटरी के अंदर था। उसके जरिए जोडी को जख्मी करके उसके चोर ख्यालात पढ़ सकता था। मैंने यही किया। पर्सनल सेक्रेटरी ने मेरी मर्जी के मुताबिक अपने लिबास से एक पिस्तौल निकाला, फिर उसका निशाना लिया, मगर देर हो गई। उससे पहले ही जोडी नॉर्मन दूसरी डिब्बिया से एक गोली निकाल कर खा चुका था। सेक्रेटरी ने गोली चलाई, लेकिन जोडी के पीछे खड़े हुए एक मुसल्ला गार्ड को वो गोली लगी, क्योंकि जोडी भी साया बन चुका था। सभी पर हैरतें नाजिल हो रही थीं। उनकी जागती आंखों के सामने पारस के बाद जोडी भी नादीदा हो गया, और उसका साया नीचे कालीन पर नजर आ रहा था। वो तमाम अकाबरीन करीब होकर कालीन पर झुककर उस साए को देख रहे थे, कुछ उसे आवाज़ें दे रहे थे। जोडी, मिस्टर जोडी नॉर्मन, ये क्या तमाशा है? आप कहाँ गुम हो गए? कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जोडी का साया कालीन पर यूं से रख रहा था जैसे वो उनके दरमियान मौजूद हो, और वहां से चलता हुआ बड़े हॉल से बाहर जा रहा हो, और वो जा रहा था। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर रहा था। सानी और अली स्क्रीन पर देख रहे थे। अकाबरीन के अलावा मुसल्ला गार्ड्स भी उस साए को कालीन पर देखते जा रहे थे। वो उस इमारत के कई हिस्सों से गुजर रहा था। जहाँ जगह तंग होती थी वहाँ वो साया किसी दीवार पर नजर आने लगता। इस तरह वो इमारत के उस दीवार पर आया जहाँ मेन स्विच लगा हुआ था। फिर सब ने देखा, उस साए का एक हाथ स्विच की तरफ बढ़ा। फिर दूसरे लम्हे वहाँ गहरी तारीकी छा गई।
पूरी इमारत के अंदर और बाहर का हिस्सा गहरी तारीकियों में डूब गया। वहाँ खामोशी छा गई, जैसे कोई ना हो। शायद सभी इस इंतजार में थे कि कोई आगे बढ़कर स्विच ऑन करेगा। फिर सबने सेक्रेटरी के जरिए सिक्योरिटी ऑफिसर को हुक्म दिया, तुम कहाँ हो, कम ऑन, स्विच ऑन करो। हुक्म की तामील हो गई, स्विच ऑन हो गया। हर सू रोशनी ही रोशनी हो गई। सब एक दूसरे को नजर आने लगे, लेकिन जोडी नॉर्मन का साया नजर नहीं आ रहा था। वो तारीकी के दौरान कहीं चला गया था। हम ख्यालख्वानी करने वालों के रास्ते भी बंद हो गए। हम कभी पारस को आवाज़ देते तो जवाबन उसकी सोच की लहरें सुनाई देती। जोडी नॉर्मन की आवाज़ नहीं मिलती थी। वो यकीनन प्राई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेता होगा। मैंने पारस से कहा, बेटे तुम्हारी गुफ्तगू वाज़ेह नहीं है। हमारे लिए बात तसल्ली बख्श है कि तुम जिंदा हो और हमारी सोच की लहरों को कबूल कर रहे हो। हम बार बार तुम्हें कुछ कहने पर मजबूर नहीं करेंगे। घंटे 2 घंटे में तुम्हारी खैरियत मालूम करते रहेंगे। उसने जवाब में कुछ कहा, फिर खामोशी छा गई। सानी ने भी कहा, पारस मेरा दिल डूब रहा है। मैं तुमसे बहुत लड़ती थी, मुझे मुआफ़ कर दो। मुझे मुआफ़ कर रहे हो ना? उसे जवाब में आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का ये अंदाज़ हंसने का था। वो खुश होकर बोली, अली हमारा पारस हंस रहा है। अली ने कहा, हमारा नहीं तुम्हारा, वो मेरा कोई नहीं है, तुम्हारा ही है, इसीलिए तो लड़ती रहती थी। वाह, बड़ा मज़ा आएगा अगर वो इसी तरह नादीदा रहे और तुम्हें नजर न आए। सानी उसे दोनों हाथों से मारने लगी और मुस्कुराने लगी। जोडी नॉर्मन उस इमारत की तारीकी से फ़ायदा उठाकर वहाँ से दूर चलाया था। अगरचे उसे जान का खतरा नहीं था, ना उसे किसी की गोली लग सकती थी और ना ही उस साय को तलवार से काटा जा सकता था। ताहम वो अपने साय को भी छुपाना चाहता था ताकि कोई उसका ताक़ुब ना करे और ना ही उसकी मौजूदा क़यामगाह तक पहुँचे। फिर रात भी थी। ऐसे मामले में रात मेहरबान थी। रात की स्याही में साय की स्याही घुल मिल गई। ओमान रोशनियों का शहर है, इसके बावजूद तंग गलियों और चंद इलाकों में अंधेरा सा था। वो ऐसे ही रास्ते से गुजर रहा था। उसने इमारत के मेन स्विच को ऑफ किया। इसका मतलब ये था कि साया बनने के बाद किसी चीज़ को गिरफ्त में ले सकता था। उससे पहले पारस के हाथ से रिमोट कंट्रोलर छूटकर कालीन पर गिर पड़ा। हालांकि उसके साय में भी किसी चीज़ को पकड़ने की तवानाई थी। इस कंट्रोलर के छूटने की वजह यह थी कि वो पहली बार साय में तब्दील होते वक्त एक ज़रा सा बदहवास हो गया था। अपनी तब्दीली को समझने के दौरान उसने रिमोट कंट्रोलर को याद नहीं रखा था, इसीलिए वो बेख्याली में हाथ से निकल गया। पारस बदहवास होना नहीं चाहता था, लेकिन साय में तब्दील होने वाला अमल निहायत अजीबोगरीब था। इसके बावजूद वो फ़ौरन ही संभल गया। उसकी एक गलती से रिमोट कंट्रोलर जोडी के हाथ में चला गया, मगर उसने दूसरी गलती नहीं होने दी। फिर उसका साया जो फर्श पर पड़ा हुआ था आहिस्ता आहिस्ता खिसकता रहा, हत्ता कि सेंटर टेबल के पास पहुंच गया जिस पर ब्रीफ केस रखा हुआ था। अगरचे वहां सब उस साय को देख रहे थे, लेकिन जल्द ही उन सब की तवज्जो जोडी नॉर्मन पर मरकूज हो गई थी, क्योंकि उसने भी एक गोली खाकर खुद को साय में तब्दील कर लिया था। ऐसे वक्त पारस ने उस ब्रीफ केस को उठा लिया। अब उसका वजूद उठा हुआ तो नहीं था कि ब्रीफ केस भी उसके हाथ में उठकर लटक जाता और हाथ में झूलता रह जाता। इसलिए वो ब्रीफ केस भी फर्श पर साय की मुट्ठी में रहकर घसीटता चला गया। फिर मेन स्विच ऑफ होने के बाद उसने भी तारीकी से फ़ायदा उठाया और इमारत से दूर चलाया। जहाँ तक साय के चलने का ताल्लुक है, उस साय का नादीदा वजूद आम इंसानों की तरह दोनों पैरों से चलता था। चूंकि नज़र नहीं आता था, इसलिए ज़मीन पर दीवारों पर चलता हुआ या खिसकता हुआ दिखाई देता। पारस इसी तरह ज़मीन की नाहमवार सतह पर और कभी ऊंची नीची दीवारों पर गुजरता हुआ सड़क के किनारे कार के पास रुक गया। एक शख्स उस कार की तरफ आ रहा था। उसने चाबी से स्टीयरिंग सीट का दरवाज़ा खोला, फिर सीट पर बैठकर चाबी लगाई। उसी वक्त ठिठक गया, चाबी से कार स्टार्ट करना भूल गया। शदीद हैरानी से और सवाली नज़रों से अपने पास वाली सीट के दरवाजे को देखने लगा। वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया था। कार के अंदर तारीकी थी, इसलिए वो साय को ना देख सका, लेकिन एक ब्रीफ के साफ ही आप अंदर आने लगा तो वो सहम कर अपनी तरफ के दरवाजे से लग गया। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। कोई आने वाला नजर नहीं आ रहा था, मगर ब्रीफ केस चला रहा था। उसे अपनी बेनाई पर शुबा हुआ। उसने अंदर की रोशनी ऑन की। वाकई एक ब्रीफ केस नजर आया। वो सीट के सामने नीचे रखा हुआ था, जैसे किसी बैठने वाले ने उसे नीचे पैरों के पास रखा हो। फिर जिधर ब्रीफ केस रखा हुआ था उधर का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब कार की अंदरूनी रोशनी में एक इंसानी साया सा नजर आया था। वो साया रोशनी के जाविये के मुताबिक डैशबोर्ड और विंड स्क्रीन पर आड़ा तिरछा फैला हुआ था। ऐसी सिचुएशन में बहुत कम लोग होते हैं जो जुर्रत से काम लेकर गैर मुतवक्का या नाकाबिले फ़हम हालात को समझने की कोशिश करते हैं। वो कार वाला बुज़दिल था। दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हुआ तो वो एक चीख मारता हुआ अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भागने लगा। वो भागता हुआ ज़्यादा दूर नहीं गया। रास्ते में 2 सिपाहियों ने उसे रोक लिया। एक ने पूछा, क्या हुआ, इस तरह क्यों भाग रहे हो? वो रुककर हांफते हुए बोला, वो उधर मेरी कार में कोई जिन या भूत है। सिपाहियों ने उधर देखा, वो कार स्टार्ट होकर जा रही थी। एक सिपाही ने घूर कर कहा, क्या हमें उल्लू बना रहे हो? जिसकी कार है वो ड्राइव करके ले जा रहे। वो घिघिया कर बोला, मैं सच कह रहा हूँ, वो कार उसकी नहीं मेरी है, प्लीज़ उसे पकड़ो, वो कोई जिन है। वो जिन नहीं हो सकता, मगर तुमने ज़रूर शराब पी है, अपना मुँह इधर लाओ। वो ज़रा और करीब आया। एक सिपाही ने उसका मुँह सूंघ कर कहा, मैं पहले ही समझ गया था कि तुम नशे में हो। वो बोला, हाँ मानता हूँ, मैंने पी है, मगर नशे में नहीं हूँ, मैंने बहुत थोड़ी सी पी है। दूसरे सिपाही ने उसकी कलाई को मजबूती से गिरफ्त में लेकर कहा, पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ मालूम हो जाएगा कि कितनी मिकदार में पी है। ऐसे वक्त जूडी नॉर्मन का साया एक दीवार पर था।
वो वहाँ रुका हुआ उस कार वाले की बातें सुन रहा था। ये समझ रहा था कि उस कार को ड्राइव करके ले जाने वाला वही मुखालिफ साया होगा। वो पारस को नहीं जानता था। उसकी मालूमात इसी हद तक थी कि एक अजनबी उसकी तरह पहले MIM का सरबराह बनकर आया, फिर उसे गोलियों की एक डिबिया छीनकर साया बन चुका है। चंद कदमों के फासले पर उन सिपाहियों की एक गाड़ी खड़ी हुई थी। वो उससे शराबी कार वाले को पकड़ कर ला रहे थे, लेकिन गाड़ी के करीब पहुंचते ही छिटक गए। उसकी स्टीयरिंग सीट का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने के बाद बंद हो गया था। कोई बेजान चीज़ भी खुद ब खुद खुलकर बंद नहीं होती। अभी वो इस मसले पर गौर कर ही रहे थे कि वो गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगी। वो सिपाही उसे स्टार्ट होते वक्त उसे रोक सकते थे, ड्राइव करने वाले को ललकार सकते थे, लेकिन किसे ललकारते? वहाँ तो कोई ड्राइव करने वाला नज़र ही नहीं आ रहा था और गाड़ी खुद ब खुद चलती हुई उनके सामने से गुजरकर तेज़ रफ्तारी से चली जा रही थी। जोडी को एक तो इस बात का तजस्सुस था कि MIM का दूसरा सरबराह बनकर आने वाला कौन है, और उस दूसरे ने एतराफ़ किया था कि वो असल नहीं है। फिर दूसरी फिक्र ये थी कि वो ब्रीफ केस ले गया था जिसमें एक वीडियो कैसेट और अहम दस्तावेजात थी। ये भी मालूम करना था कि वो कहाँ जा रहा है और उसने कहाँ रिहाइश इख्तियार की है। इसलिए वो पुलिस वालों की गाड़ी ड्राइव करता हुआ आगे जाने वाले साए का ताक़ुब कर रहा था। जोडी ने अंदर की लाइट बुझा दी थी ताकि ट्रैफिक पुलिस का कोई आदमी अंदर तवज्जो से ना देख सके। वो तेज़ी से ड्राइव करता हुआ पारस के करीब पहुंच सकता था। रात के वक्त ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन वो गाड़ियाँ एक मसरूफ़ शाहराह से गुजर रही थी, इसलिए दोनों के दरमियान कई और गाड़ियाँ भी चल रही थीं। फिर एक मोड़ पर पारस को ज़रा सी देर के लिए रुकना पड़ा। कुछ लड़कियाँ रास्ता पार कर रही थीं। वो लड़कियाँ भी रुक गईं। उन्होंने करीब आकर देखा। एक ने कहा, अरे इसे तो कोई नहीं चला रहा है। दूसरी ने कहा, कल की बात करो, ये पहले से रुकी हुई थी। हरगिज़ नहीं, ये हमारी वजह से रुक गई थी। ऐसा लगता है ये खुद कार गाड़ी है, खुद चलती है, खुद रुक जाती है। एक लड़की ने कहा, बहस करने की क्या ज़रूरत है, हमें अपने अपने घरों तक जाने के लिए ये मिल गई है, चलो आओ बैठो। उस बोलने वाली हसीना ने स्टीयरिंग सीट का दरवाज़ा खोला, यानी वो गाड़ी चलाना चाहती थी। ऐसे में पारस उस सीट से हटकर साथ वाली सीट पर जाना चाहता था। उसी वक्त दूसरी लड़की दूसरी तरफ से आकर उस सीट पर बैठ गई। तीसरी और चौथी लड़कियां पिछली सीट पर बैठ गईं। नतीजा यह हुआ कि ड्राइव करने वाली हसीना स्टीयरिंग पर आई, गोया पारस की गोद में आकर बैठ गई। कोई साए को छू ले तो वो महसूस नहीं होता, साए को पकड़ना चाहे तो वो मुट्ठी में नहीं आता। इसी तरह उस लड़की ने पारस की आगोश में बैठकर भी उसे महसूस नहीं किया। हाँ, अगर पारस चाहता तो वो उसे महसूस कर लेती। जिस तरह वो ब्रीफ केस पकड़ कर लाया था उसी तरह अपनी उसी जिस्मानी कुव्वत को काम में लाता जो साए के अंदर तहलील हो चुकी थी, तो वो हसीना का हाथ भी पकड़ सकता था और उसे गले से भी लगा सकता था। लेकिन वो गुमसुम बैठा रहा। गुमसुम बैठने का मतलब ये नहीं था कि वह हसीना के बदन की हरारत और उसकी नरमी और गुदाज को महसूस नहीं कर रहा था। वो तो जज्बों में जकड़ा जा रहा था और जज्बात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। इसके बरक्स साए में न गर्मी होती है न सर्दी। वो दिखाई देता है मगर छूने में नहीं आता। उस ड्राइव करने वाली हसीना की सहेली ने कहा, सैली, यह तुम्हारे साथ एक और साया कैसे नजर आ रहा है? सैली ने कहा, मैं अभी सोच रही थी, शायद कार की अंदरूनी रोशनी में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए डबल साया दिखाई दे रहा है। एक ने कहा, लेकिन हमारे सबके एक ही साए हैं। पास बैठी हुई लड़की ने कहा, और ये मेरे सामने एक ब्रीफकेस भी रखा हुआ है। ओह, ब्रीफकेस को मारो गोली, उसी का होगा जिसकी ये कार है, लेकिन यह साया किसका है? पारस ने बैठने के अंदाज में ज़रा सी तब्दीली की तो उसका साया अपने ऊपर लदी हुई हसीना की परछाई से मिलकर एक हो गया। अब वहाँ दो नहीं नजर आ रहे थे। उनमें से एक ने कहा, वो नज़रों का धोखा था। अब देखो, डबल नहीं, सैली का साया एक ही है। दूसरी ने कहा, काम की बात करो, इस ब्रीफ केस में बड़ा माल हो सकता है। तीसरी ने कहा, माल होगा तो गाड़ी चलाने वाला हमें नहीं छोड़ेगा, हो सकता है किसी टैक्सी में हमारा पीछा कर रहा हो। कई लड़कियां पीछे पलट पलट कर देखने लगीं। उनके पीछे कई गाड़ियां थीं। इत्तेफाक से कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही थी, मगर वो जूडी नॉर्मन उनके ताक़ुब में था। पहले तो उसने आगे जाने वाली पारस की गाड़ी को एक मोड़ पर रुकते देखा। उसका ख्याल था कि वो गाड़ी से उतरकर किसी गली के अंधेरे में गुम होना चाहता है, लेकिन चार लड़कियों ने इस गाड़ी को घेर लिया था। जोडी से आगे ना देख सका क्योंकि उसकी अपनी गाड़ी के आगे वाली गाड़ियां रुक गई थीं। वो सब सिग्नल के बायस रुकने लगी थीं। मजबूरन जोडी को भी रुकना पड़ा। वो बेचैन सा हो गया। उसने दूर से देखा, वो लड़कियां आपस में कुछ बहस करने के बाद उस कार के चारों तरफ दरवाजे खोलकर बैठ रही थीं। उनके आसपास उस साए की झलक नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब यही हो सकता था कि वो साया भी इसी कार में अब तक मौजूद है और लड़कियों से छुप रहा है। फिर सिग्नल ने आगे बढ़ने की इजाज़त दी। पारस वाली कार भी आगे बढ़ चुकी थी। पारस के मुतल्लिक जोडी का ख्याल था कि पारस अगरचे फ्रॉड सरबराह होने का इतराफ़ कर चुका है, ताहम MIM से बहुत ही ख़ास दिलचस्पी रखता है। या तो इस तंजीम के लिए काम करता है या फिर इस MIM के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई कर रहा है जिसके ज़रिए MIM पर बरतरी हासिल करके उनके असल सरबराह से टकराना चाहता है। बहरहाल वो जो कोई भी होगा मुसलमान होगा। इसलिए उसने अमेरिका और इसराइल और चंद इस्लामी ममालिक के उस दोस्ताना इजलास को नाकाम बना दिया और ब्रीफ केस लेकर फ़रार हो रहा था।
इन हालात में जोड़ी के लिए लाजमी हो गया था कि वो किसी भी तरह इस साया बन जाने वाले का नाम और पता वगैरह मालूम करे। आगे जाने वाली एक कार एक मकान के सामने रुक गई। उसमें से 2 लड़कियां निकलकर उस मकान में जा रही थीं। जोड़ी ने अपनी कार रोककर गौर से देखा। उन लड़कियों के साथ कोई तीसरा साया नजर नहीं आ रहा था। वहां लड़कियां बड़े साइज की चादरों को बुरका नुमा बनाकर अपने जिस्मों को ढांप लिया करती थीं। लेकिन कार से उतरने वाली वो दोनों ब्लाउज और स्कर्ट में थीं। एसआई वगैरह होंगी। उनके हाथों में ब्रीफकेस नहीं था। पारस की कार आगे बढ़ गई। अब पिछली सीट पर 2 लड़कियों की कमी हो गई थी। अगली सीट पर 2 मौजूद थी। उनमें से एक पारस की गोद पर कब्जा जमाए हुए थी। बड़ा हसीन और जमील कब्जा था। आदमी कभी बार बर्दारी का जानवर बनना गवारा नहीं करता, मगर वो सवारी ऐसी थी कि उसे एक गधा भी उठाए फिरता। लेकिन पारस की अजीब हालत थी। वो उसे महसूस नहीं कर रही थी और वो कर रहा था, क्योंकि महज साया नहीं था। उस साए के अंदर एक पूरा जिंदा इंसान ही नहीं बल्कि पूरे इंसानी जज्बात भी समाये हुए थे। हालात का तकाजा था कि उसके अंदर जो इंसानी तवनाई है उसे साया ही बनाकर रखा जाए। ऐसा ना करने से काम बिगड़ सकता था। अगर वो उसे महसूस कर लेती तो मारे दहशत के चीखें मारकर उस कार को कहीं टकरा देती और यह जाहिर हो जाता कि वो किसी अजनबी की आगोश में बैठी अब तक कार ड्राइव कर रही थी। उसके पास बैठी हुई लड़की ने कार के रेडियो को ऑन कर दिया। उसमें से आवाज़ उभरने लगी, एक बार फिर ऐलान सुने। अभी एक और नई इत्तला मौसूल हुई है। हमने पहले इन्फॉर्म किया था कि सीआर में एक अजीब वाक़या हुआ है। एक शख्स ने 2 पुलिस वालों को बयान दिया था कि कोई नादीदा शख्स उसकी कार ड्राइव करके ले गया। उन पुलिस वालों ने जब उस कार का पीछा करना चाहा तो पुलिस की गाड़ी को एक और नादीदा शख्स लेकर फरार हो गया। तमाम शहर की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस अलर्ट है और ऐसी 2 गाड़ियों की तलाश कर रही है। पारस की कार ड्राइव करने वाली सैली ने कहा, यह तो अजीब और नाकाबिल यकीन बात है। भला कोई नादीदा शख्स हो सकता है? रेडियो से ऐलान हो रहा था, कहा जा रहा था ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक उन 2 नादीदा सायों में एक हुकूमत का दोस्त है और एक साया दुश्मन है। उस दुश्मन की पहचान यह है कि उसके पास सुर्ख रंग का ब्रीफ केस है। इतना सुनते ही सैली की सहेली ने चीख मारी, ये मेरे पैरों के पास वही सुर्ख रंग का ब्रीफ केस है। कार रोको। सैली ने कहा, पागल हुई हो क्या? पूरे शहर में यही एक सुर्ख रंग का ब्रीफ केस है? ऐसे हजारों लाख होंगे। तुम भूल रही हो, हमें यह कार एक जगह खड़ी हुई मिली थी। कोई नादीदा चोर इसे यहाँ रख कर गया है। गाड़ी रोको और यहाँ से भागो, वरना हम थाने कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे। बात माकूल थी। सैली ने कार को रोकना चाहा, लेकिन उसका एक पैर ब्रेक पर से यूं हट गया जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने हटाया हो। उसने दूसरी बार फिर ब्रेक पर पैर रखना चाहा तो एहसास हुआ कि उसके पैर पर किसी जूते वाले पांव का बोझ है। उसके कानों में इतला गूंजने लगी कि कोई नादीदा शख्स गाड़ी चला रहा है। वो एकदम से लरस गई। कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन दहशत के मारे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। ऐसे ही वक्त पुलिस की 2 गाड़ियां सामने से आ रही थीं। सैली बहुत डरपोक थी। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मगर उसकी सहेली चीखना चाहती थी। पारस ने एक हाथ से स्टीयरिंग को थाम रखा था ताकि सैली ड्राइविंग के दरमियान कोई मसला पैदा न करे। उसने दूसरा हाथ उस सहेली के मुंह पर रख दिया। उसने एक नादीदा हाथ को अपने मुंह पर महसूस किया तो शदीद हैरानी से उसके दीदे फटे रह गए। वो भी कुछ कहना भूल गई। इतनी देर में पुलिस की 2 गाड़ियां उसके करीब से गुजर गईं, क्योंकि सैली ड्राइव करती हुई नजर आ रही थी, जबकि वो पुलिस वाले किसी नादीदा शख्स की तलाश में थे। ऐसी गाड़ी को तलाश कर रहे थे जिसे कोई ड्राइव ना कर रहा हो और वह खुद ब खुद चल रही हो। जाहिर है उसकी तलाश अब मुश्किल नहीं रही थी, क्योंकि जोडी ताक़ुब में आ रहा था और वो गाड़ी किसी ड्राइवर के बगैर चलती दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही पुलिस की 2 गाड़ियां रुक गईं। दोनों ने फौरन टर्न लिया। बड़ी तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई गई। उसे ओवरटेक किया, फिर सामने आकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। जोडी के लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला था। वो फौरन ही दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से निकलकर भागता चला गया, अगरचे उसने भी रेडियो से ऐलान सुना था कि उनमें से एक साया हुकूमत का दोस्त है। ऐसे में पुलिस वाले उसके साय को घेर कर अपने साथ ले जाते तो वो बाद में रिहा कर दिया जाता, मगर वो रिहाई महंगी पड़ती, क्योंकि जहां मुज़ाकरात हो रहे थे वहां अमरीकी नुमाइंदे थे। इस शहर में अमरीकी सफारत खाना था, इसलिए उसे सुपर मास्टर के हुक्म से अमरीका पहुंचा दिया जाता, जबकि वो बहुत अरसा पहले ही सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान की पाबंदियों से निजात हासिल करके अपने मुल्क को छोड़ चुका था। वो मुहिब्बे वतन होने के बावजूद पाबंदियां बर्दाश्त नहीं करता था। आदमी बदहवासी में अक्ल से सोचना समझना भूल जाता है। वह भूल गया था कि साय को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसे हथकड़ियाँ पहना सकता है, ना आहनी सलाखों के पीछे कैद कर सकता है, और ना ही बारीक से बारीक जाल में लपेट कर रख सकता है। लिहाजा उसे भागना नहीं चाहिए था। लेकिन वो 2 ही बातें सोच रहा था। एक तो उसे सुपर मास्टर की तहवील में ना जाना पड़े, और दूसरी बात यह कि पुलिस वालों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। उसके भागने पर सिपाहियों ने कभी ज़मीन पर और कभी दीवारों और दरख्तों पर से गुजरते हुए साय को देखते हुए उसका ताक़ुब किया। उसे ललकारा कि वो रुक जाए, लेकिन शाहरा की तेज़ रोशनियों में कितने ही साए गड़बड़ हो गए। वहाँ सिर्फ भागने और पकड़ने वाले के ही नहीं, दूसरे राहगीरों, गाड़ियों और इमारतों के भी बेशुमार साए फैले हुए थे। नतीजा ये हुआ कि जोड़ी गुम हो गया। वो उसे पा ना सके। पारस की कार बहुत दूर निकल चुकी थी और एक जगह रुक गई थी। सैली और उसकी सहेली इतनी खौफजदा थीं कि अब अपनी जगह से हरकत नहीं कर रही थीं। जो कुछ हो रहा था वो डरावना ख्वाब सा लग रहा था, क्योंकि अब पारस का साया
उस इंसानी तवानाई से काम ले रहा था जो उसके साय में छुपी हुई थी। उसने सैली को अपनी आगोश से हटाकर उसकी सहेली के पास बिठाया, फिर उस ब्रीफकेस को उठाकर सैली के जानों पर रखा। इसे खोला। इसमें नोटों की गड्डियां थीं। गड्डियों के ऊपर एक वीडियो कैसेट और कागजात का पुलंदा रखा हुआ था। उन लड़कियों ने देखा कागजात का वो पुलंदा आप या ब्रीफकेस के अंदर से उठा और एक तरफ पहुंचकर रूपोश हो गया। दरअसल पारस ने इन कागजात को उठाकर अपने लिबास के अंदर छुपा लिया था। इसे यूं समझा जा सकता है कि वो महज साया नहीं था, बल्कि एक लिबास पहनी हुई हस्ती थी। कोई भी ठोस चीज पारस के जिस्म की तरह लिबास के अंदर चली जाए तो वो भी साय की सूरत में रूपोश हो गई। दूसरी बार वो वीडियो कैसेट ब्रीफकेस से निकलकर उसके लिबास में छुप गया। दोनों लड़कियां हैरानी से ये नाकाबिले फहम तमाशा देख रही थीं और खौफ से लरज रही थीं। उनमें इतना हौसला नहीं रहा था कि किसी भूत की मौजूदगी में वहां से भागने की जुर्रत करती। दिमाग यही कह रहा था कि वो भूत को छोड़े, मगर भूत उन्हें नहीं छोड़ेगा। पारस ने उस ब्रीफकेस की तमाम नोटों की गड्डियां उन लड़कियों के ऊपर उलट दी। उस ब्रीफकेस को खाली करके बंद किया। फिर स्टीयरिंग सीट की तरफ का दरवाज़ा खुल गया। वो ब्रीफकेस सीट पर से फिसलता हुआ दरवाजे के पास आकर जोर से फिजा में उछलता हुआ बहुत दूर चला गया, क्योंकि पारस ने इसे दूर फेंक दिया था। आखिर में उसने कार की चाबी निकाली और कहीं अंधेरे में फेंक दी। उन लड़कियों ने देखा वो साया खिसकता हुआ बाहर चला गया था, फिर जरा दूर तक फुटपाथ के अंधेरों में गुम हो गया। सैली ने दीदे फाड़कर इधर उधर देखते हुए कहा, वो चला गया है। दूसरी ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है, मगर ये इतनी दौलत, इतने नोट हमें दे गया है। हमें यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए। थोड़ी देर पहले हमारे करीब से पुलिस की गाड़ियाँ गुजरी थीं, वो लौट कर आ सकती हैं। दोनों ने अपने अपने हिस्सों के नोटों की गड्डियाँ कुछ लिबास में और कुछ स्कार्फ वगैरह में छुपाई, फिर कार से निकलकर भागने के अंदाज में तेजी से चलने लगी। एक ने कहा, तुम्हारा बंगला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं और मुझे बहुत दूर जाना होगा। मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है, रास्ते में कितने ही रोकने टोकने वाले मिलेंगे और वो भूत फिर मिल सकता है। भूत फुटपाथ की नीम तारीकी में उनके साथ ही चल रहा था। उसने सुन लिया था कि सैली की रिहाइश का ज़्यादा दूर नहीं है। उसे भी पनाहगाह की ज़रूरत थी। तमाम शहर में 2 सायों को तलाश किया जा रहा था। ऐसे में वो सैली के यहाँ रात गुजार सकता था। सैली ने तेज़ी से चलते हुए कहा, सुना है भूत नुकसान पहुंचाते हैं, मगर उसने तो हमें माला माल कर दिया है। फिर ये कि रेडियो के अनाउंसमेंट में उन्हें भूत नहीं साया कहा जा रहा है, मगर उस साय को हुकूमत का दुश्मन कहा जा रहा है, जिसके पास सुरख ब्रीफ केस था और अब उसका माल हमारे पास है। सैली ने कहा, अगर वो दुश्मन या लालची होता तो तमाम दौलत हमें देकर ना जाता। हाँ, मगर चंद कागजात और एक वीडियो कैसेट ले गया। यही चीज़ें हुकूमत से ताल्लुक़ रखती होंगी। हमें यहाँ की हुकूमत से क्या लेना है? हम अमरीकी हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या खोया और क्या पाया है। हमने तो पाया ही पाया है। हाँ, अगर वो साया ज़ाहिर होता तो हमें जिंदा ना छोड़ता। वो अमरीकन थीं, हसीन दोशीज़ाएँ थीं। ऐसी दोशीज़ाएँ बाज़ इस्लामी ममालिक में आती जाती रहती थीं। वहाँ के अमीर व कबीर मुसलमानों को फांसना ज़रूरी नहीं था। वो सिर्फ उनकी नज़रों में आ जाती तो वो अय्याश मुसलमान खुद ही फंस जाते। सैली और उसकी सहेली मार्था पिछली रात ओमान आई थी। उनके लिए अलग अलग बंगलों और कारों का इंतज़ाम था। उनकी 2 और सहेलियां पहले से इस शहर में मौजूद थीं। चारों ने प्रोग्राम बना लिया था कि आज वो अपनी कार इस्तेमाल नहीं करेंगी, बल्कि मुख्तलिफ टैक्सियों में बैठकर इस शहर के अहम इलाकों की सैर करेंगी और वहाँ के नाइट क्लबों के तौर तरीके मालूम करेंगी। यूं टैक्सियों में सैर करने और फुटपाथ पर पैदल चलने के बायस पारस की वो कार उनके हाथ लग गई थी। सैली ने अपने बंगले के पास पहुंचकर एक हाथ से अपने सर को थाम लिया। ज़रा रुक गई थी। मार्था ने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, पता नहीं आज दोपहर से मेरा इरादा बार बार क्यों बदलता रहता है। मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ रात गुजारो, मगर अब तन्हा रहना चाहती हूँ। तुम कुछ ख्याल ना करना। यहाँ से मेरी कार लेकर चली जाओ। तुम्हारे पास अपने कागजात हैं। कोई पुलिस वाला तुम पर शुबा नहीं करेगा। वो बंगले के अहाते में दाखिल हो गई। मार्था ने कहा, कार की चाबी दो, मैं चली जाऊंगी, मगर सच सच बताओ, क्या यार को टाइम तो नहीं दिया है? फजूल बातें न करो। तुम जानती हो हम सिर्फ सरकारी माल हैं। ख़ास तौर पर मुसलमान अकाबरीन के राज उगलवाने के लिए इम्पोर्ट की जाती हैं। ये लो चाबी और जाओ। वो चाबी लेकर कार ड्राइव करती हुई चली गई। सैली वहाँ से बंगले के दरवाजे पर आई। उस दरवाजे को दूसरी चाबी से खोलना चाहा तो पता चला वो दरवाज़ा पहले से गैर मुकफ्फल है। वो सिर्फ हैंडल दबाने से खुल गया था। वो सोच में पड़ गई। उसका ख्याल था कि वो दरवाज़ा मुकफ्फल करके गई थी। फिर ये भी सोच रही थी कि शायद उसे लॉक करना भूल गई हो। उसके लिबास के अंदर और स्कार्फ में नोटों की बहुत सी गड्डियाँ थीं। वो ज़्यादा देर बाहर खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए अंदर आकर स्विच ऑन करके दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। पारस उस रोशन कमरे से फ़ौरन ही हटकर दूसरे तारीख स्टोर रूम में चला गया और उसके दरवाजे को ज़रा सा खुला रखा ताकि वह नज़र आती रहे। उधर वह अलमारी खोलकर नोटों की गड्डियाँ रख रही थी। ऐसे वक्त पारस ने देखा। उसने फिर दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया था और कह रही थी, ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कोई दूसरी औरत भी बोल रही है। वो परेशान होकर एक सोफे पर बैठ गई और बेयकीनी से कह रही थी, क्या तुम वाकई कोई दूसरी औरत हो? क्या मैं ये समझूं कि तुम टेलीपैथी जानती हो और अभी मेरे दिमाग में बोल रही हो? वो जवाब सुनकर हैरानी से इधर उधर देखती हुई बोली, क्या सच कह रही हो? यानी कि सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं, इस बंगले में भी हो?
सैली चंद लम्हों तक कुछ सुनती रही, फिर बोली, ये तुमने अच्छा किया पहले से मेरे अंदर आकर बता दिया। अब सामने आओगी तो नहीं डरूंगी। वैसे भी डरना या तुम्हारी मौजूदगी पर एतराज़ करना मेरे बस में ना होता। तुम टेलीपैथी के जरिए मेरा मुंह बंद रखती तो मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रहती। प्लीज़ आ जाओ, तुम कहाँ हो? एक दूसरे कमरे की लाइट रोशन हो गई, फिर उसका दरवाज़ा खुल गया। वहाँ वो खड़ी हुई थी। पारस को अंदाज़ा था कि वो कौन होगी। हमेशा उसका पीछा करने वाली भला और कौन हो सकती है। पिछले दिनों पारस ने उसे कह दिया था कि कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहेगी। हजार दिलो जान से चाहने के बावजूद वो उस पर तनवीमी अमल करके अपना ताबेदार बनाकर उसे रखना चाहेगी, लेकिन दोनों के रास्ते अलग रहेंगे। अब वो उसे कभी नहीं पाएगी। ऐसा कई बार हुआ था। पारस ने उस पर एक हद तक भरोसा किया था, फिर जब भी उसने हद पार करने की हमाकत की तो उसने दूरी इख्तियार कर ली। इस बार भी शीजारा को यकीन था कि वो पारस की बेएतमादी ख़त्म करके उसका दिल जीत लेगी। उसे पारस का ये प्रोग्राम मालूम था कि वो MIM के सरबराह तक पहुँचने और इस सिलसिले में मुख्तलिफ चालने चलने में मसरूफ़ है, इसलिए वो तेल अबैब गया था। वहाँ उसे डमी माई खरारे बनाया गया। चूंकि ये राज शीतारा वगैरह पर खुल गया था, इसलिए अब वो डमी माई खरारे नहीं रहा था। फिर शीतारा को मालूम हुआ था कि MIM का सरबराह ओमान में मुलाकात और मुज़ाकरात के लिए आ रहा है। इस मालूमात से ही शीतारा को यकीन हो गया था कि इस शहर में पारस ज़रूर आएगा और सरबराहों के इजलास में अगर MIM का सरबराह असली ना हुआ तो वो ज़रूर गड़बड़ करेगी। ऐसे वक्त वो अपने पारस के करीब पहुँचने की कोशिश करेगी। सैली ने दूसरे कमरे के खुले हुए दरवाजे पर उसे देखकर पूछा, तुम कौन हो? वो कमरे में उसके करीब आती हुई बोली, मैं कोई भी हो सकती हूँ, फिलहाल तुम्हारी सहेली हूँ। तुमने मेरे बंगले का दरवाज़ा कैसे खोला? चाबी तो मेरे पास है। नादानी की बातें कर रही हो। मैं तुम्हारे दिमाग का दरवाज़ा खोल सकती हूँ तो ये बंगला क्या चीज़ है? मैंने कल शाम को तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था, तुम्हारे ख्यालात पड़े थे। तुम्हारे साथ एक लड़की मार्था भी थी, वो दूसरे बंगले में है। मैंने तय कर लिया कि तुम्हारे बंगले में क़याम करूंगी। मेरा तजुर्बा कहता है कि मैं जिसकी तलाश में आई हूँ वो तुम्हारी जैसी गैर मामूली कशिश रखने वालियों की तरफ मुतवज्जा होता है। तुम्हारे ख्याल में मेरे सरापा में ऐसी क्या गैर मामूली कशिश हो सकती है? तुम्हें हज़ारों लाखों से मुंतखब करके अमेरिका से यहाँ इम्पोर्ट किया गया है। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो जहरीला है और जहरीली कशिश के असर में ज़रूर आता है। तुम मेरी सहेली बन रही हो, क्या अपने और उसके मुतल्लिक नहीं बताओगी? कोई अपनी असली बात किसी को नहीं बताता, तुम भी किसी को नहीं बताओगी कि यहाँ किन सरकारी मकासद के लिए आई हो। बेहतर यह है कि हम यहाँ 2-4 दिन दोस्त बनकर रहें, फिर जुदा हो जाएं। क्या तुम्हें अंदेशा नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। अभी तुम सोने जा रही हो, मैं तुम पर तनवीमी अमल करूंगी, फिर तुम कभी मेरे खिलाफ कोई हरकत नहीं करोगी। ये तो ज़्यादती है। तुम दोस्त बन रही हो, मेरे घर में पनाह ले रही हो और मुझे अपना ताबेदार भी बना रही हो। मुझे अफसोस है मैं जिसकी तलाश में आई हूँ वो मुझे यहाँ के अकाबरीन के इजलास में नज़र नहीं आया। सिर्फ 2 फ्रॉड सरबराहों की आवाज़ें सुनती रही और अपने कालाकार के जरिए उन्हें देखती रही। मैंने ऐसा नाकाबिले फ़हम तमाशा पहली बार देखा है कि वो दोनों सरबराह साया बनकर उस इजलास से गायब हो गए। सैली ने कहा, तुमने उनकी आवाज़ें सुनी, उन्हें ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातिब कर सकती हो। मैं ऐसा कर चुकी हूँ, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इतना पता चल रहा है कि वो दोनों साए वाले जिंदा हैं। बहरहाल अब तुम बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम पर तनवीमी अमल करूंगी। वो नहीं चाहती थी कि उस पर अमल किया जाए, लेकिन शीतारा ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे बिस्तर पर लेटने पर मजबूर कर दिया। फिर कहा, अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो और आंखें बंद कर लो। सैली ने आंखें बंद की, फिर शीतारा की चीख सुनकर फौरन ही आंखें खोल दी। उससे पूछा, क्या हुआ? शीतारा खौफजदा होकर पलंग के सिरे पर बैठ गई और कह रही थी, ये अभी किसी ने मेरे मुंह पर तमांचा मारा है। सैली हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने तस्दीक के लिए पूछा, तमांचा? शीतारा हैरान भी थी, परेशान भी थी, मगर इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये मेरा वहम था। और तुम उठकर क्यों बैठी हो? आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन रहकर उस हरजाई को तलाश करने के ज़राए इस्तेमाल करूंगी। सैली उसके हुक्म के मुताबिक लेट गई, उसे देखने लगी। उसने पूछा, मुझे क्या देख रही हो? आंखें बंद करो। इससे पहले कि सैली आंखें बंद करती, तड़ाक की आवाज़ के साथ शीतारा का मुंह एक तरफ घूम गया। वो अपना तवाज़न कायम न रख सकी, फर्श पर गिर पड़ी, फिर जल्दी से सर उठाकर इधर उधर देखने लगी। इस बार ज़रा जोर का तमांचा पड़ा था, मगर मारने वाला नजर नहीं आ रहा था। वैसे सैली ने सामने वाली दीवार पर एक हल्का सा साया देख लिया था। खुश होकर उठ बैठी। शीतारा ने फर्श पर से उठते हुए पूछा, कौन है यहाँ? कौन है? सच सच बताओ, तुम भी कोई इल्म जानती हो? फिर वो खुद ही इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं, तुम कोई इल्म नहीं जानती हो। वो वही साया है, तुम उसे दोस्त बनाकर लाई हो। देखो, मुझसे कुछ ना छुपाओ, हम आपस में दोस्त बन जाएंगे। सैली ने हंसकर कहा, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई किसी को अपनी असलियत नहीं बताता, फिर मैं क्यों बताऊं? हाँ, अगर वो बताना चाहे तो तुम उससे पूछ लो। फिर वो चारों तरफ देखने लगी। इस बार उसे दीवार पर साया नजर नहीं आया। पहले तो वो सहम कर पीछे हट गई, फिर बोली, मैंने टेलीपैथी के जरिए तुम 2 आदमियों का साया बनते देखा था। प्लीज़ मुझसे दुश्मनी ना करो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगी। पहले इतना बता दो कि उस इजलास में जोडी नॉर्मन बनकर आए थे।
या बम ब्लास्ट करने वाले दुश्मन? उसे जवाब नहीं मिला। उसकी हलक से चीख निकल गई। वो महसूस कर रही थी जैसे किसी ने उसकी जुल्फ़ों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है। सैली ने सामने वाली दीवार पर उस अजनबी के साथ शीतारा का भी साया देखा। वहाँ साफ नजर आ रहा था कि उस अजनबी ने शीतारा की जुल्फ़ों को मुट्ठी में जकड़ रखा है। फिर वो उसे खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले जाने लगा। वैसे सैली की आंखों के सामने शीतारा तकलीफ से कराती हुई जा रही थी। सिर्फ साय का इंसानी वजूद नजर नहीं आ रहा था। दीवार के इख्तिताम पर साया भी नज़रों से ओझल हो गया। सैली अपने बिस्तर से उठकर दूसरे कमरे के दरवाजे पर आई। वहाँ उसने देखा शीतारा फिजा में ऐसे बुलंद हो गई थी जैसे उसे दोनों हाथों पर उठाया गया हो। फिर वह एक झटके से बिस्तर पर जाकर गिर पड़ी। यानी पारस ने उसे उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया था। वो दहशत से लरज रही थी। उसके दीदे फैल गए थे। पारस ने उसकी दोनों तरफ की कनपटी की रगों को अपनी उंगलियों से दबाया। यह ऐसा अमल था कि शीतारा की आंखें बंद होने लगी। फिर वो देखते ही देखते बेहोश हो गई। सैली दरवाजे से टेक लगाए खड़ी सहमी हुई यह सब कुछ देख रही थी। अगरचे दिल में यह इत्मीनान था कि वो साया उस पर मेहरबान है। उसने दौलत दी है, एक दुश्मन औरत के तनवीमी अमल से महफूज रखा है, और अभी उसे मार डाला या बेहोश कर दिया। ताहम अजनबी ख्वाह कितना ही मेहरबान हो, वो पराया सा और परेशान कौन रहता है। तावक्त ये कि किसी हद तक शनासाई ना हो। वह थोड़ी देर खड़ी शीतारा को बिस्तर पर पड़ा देखती रही। ये पता नहीं चल रहा था कि साया कहाँ चला गया है। वो उस कमरे में नहीं था। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शीतारा के पास आई। उसे अंदेशा था कि वो मर गई होगी तो इस अजनबी मुल्क में उस पर कत्ल का केस होगा और वो कानूनी शिकंजे में आ जाएगी। उसके सोचने के दौरान एक कागज़ उसके सामने आया। वो हवा में मौलिक था और उस साए का कुछ हिस्सा फर्श पर और कुछ बिस्तर के सिरे पर था। सैली ने इस कागज़ को अपने हाथ में लेकर पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था, अगर तुम मुझसे खौफज़दा नहीं हो और मुझे दोस्त समझते हो तो अपने बेडरूम की मेज़ पर आओ। वो साए को देखकर बोली, मैं तुम्हारी आसानमंद हूँ, तुम्हें दोस्त समझती हूँ, आओ हम बेडरूम में बैठें। कागज़ उसके हाथ से निकल गया, यानी साए ने उसे ले लिया। वो दोनों बेडरूम में आए। कागज़ एक मेज़ की सतह पर ठहर गया। वहाँ रखा हुआ एक कलम खुद ब खुद उठा और कागज़ पर लिखने लगा। वो तहरीर कह रही थी, क्या मेरे चंद सवालों के जवाब दोगी? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। तुम्हारी तहरीर के मुताबिक जवाब दूंगी। कागज़ और कलम ने पूछा, तुम अमरीकी मिशन पर आई हो, यकीनन सुपर मास्टर की महकूम हो। क्या उसने तुम्हारी हिफाजत के लिए अपने किसी टेलीपैथी जानने वाले को तुम्हारी हिफाजत पर मामूर नहीं किया है? सुपर मास्टर ने ऐसा किया है, लेकिन वो टेलीपैथी जानने वाला हमेशा मेरे दिमाग में नहीं रहता है। अगर अभी होता तो वो उस टेलीपैथी जानने वाली औरत को मुझसे अमल करने से पहले ही रोक लेता। वो कौन है जो तुम्हारे दिमाग में आता जाता रहता है? वो ज़रा परेशान हुई, फिर बोली, मैं बता सकती हूँ, लेकिन वो किसी वक्त मेरे अंदर आकर ये मालूम कर लेगा कि मैंने एक नादीदा शख्स से दोस्ती की है। उसके मुतल्लिक तुम्हें बता दिया है, और एक टेलीपैथी जानने वाली औरत इस बंगले में मौजूद है। कागज़ ने तहरीर की ज़ुबान से कहा, बेशक वो बहुत कुछ मालूम कर सकता है, लेकिन मैं चाहूँ तो कुछ भी मालूम नहीं कर सकेगा। वो बोली, मुझे यकीन होता जा रहा है कि तुम एक बाकमाल साई हो। तुमने मुझ पर मेहरबानियाँ की हैं, एक औरत की ताबेदारी से महफूज रखा है। तुम मुझे टेलीपैथी जानने वाले पाशा से भी महफूज रख सकते हो। ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ पनाह लेना चाहता हूँ। अभी हुकूमत की तमाम मशीनरी मेरी तलाश में होगी। मुझे तुम्हारे रहने से बहुत खुशी होगी। मैं खुद को हर तरह महफूज समझूंगी। तुम मुझसे तहरीर के ज़रिए गुफ्तगू कर रहे हो, क्या ज़ुबान से नहीं बोल सकते? मैं अभी अपने मुतालिक ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये तो मेरे अब्बा हजूर भी नहीं जानते कि मैं एक ठोस जिस्म से एक साए में तब्दील हो जाऊँगा। ये मेरे लिए नया और अनोखा तजुर्बा है। शायद वो दूसरा साया इस तजुर्बे के बारे में बहुत कुछ जानता है। जहाँ तक मेरे बोलने का ताल्लुक है तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुव्वत गुवियाई किसी हद तक है, मगर अल्फाज सही तौर से अदा नहीं हो रहे। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। वैसे जो कुछ भी हो, ज़िंदगी इसी को कहती हैं। जब तक मौत नहीं आती कुछ ना कुछ होता रहता है। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। करता नहीं, लिखता हूँ। वो हंसती हुई बोली, तुमने ये नहीं बताया कि मुझे सुपर मास्टर की टेलीपैथी जानने वालों से कैसे महफूज रखोगे? उसके लिए मेरा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे दिमाग को हसास बना देगा। तुम किसी भी पराई सोच की लहरों को महसूस कर सकोगी। कोई भी दुश्मन तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम फ़ौरन मोहतात हो जाया करोगी। इसका मतलब है तुम्हारा कोई आदमी मुझ पर तनवीमी अमल करके मेरे दिमाग को हसास बनाएगा। बात वही होगी, मैं एक अमल के असर से निकलकर दूसरे के असर में आ जाऊंगी। दुरुस्त कह रही हो। तुम पर मजीद तनवीमी अमल नहीं होना चाहिए। तुम नई उलझनों में पड़ जाओगी। ऐसा करो, अपने मुल्क के सफ़ीर को फ़ोन करके वो तमाम हालात बता दो जो अब तक तुम्हारे साथ पेश आए हैं। उस औरत के मुतल्लिक भी बता देना जो दूसरे कमरे में बेहोश पड़ी है। मेरे मुतल्लिक भी एक एक बात बता सकती हो। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करो। मेरे इतने अच्छे दोस्त बनने के बाद, मेरी हिफाजत के इतने इंतजामात करने के बाद मुझे तनहा छोड़कर ना जाओ। मैं यहाँ रहूँगा तो तुम्हारे टेलीपैथी वाले तुम्हें गद्दार और मेरा दोस्त समझेंगे। कुछ भी हो, तुम मुझसे ज़्यादा ज़हीन और चालाक हो। यहाँ रह जाने की सूरत निकालो। मैंने तुम्हें देखा नहीं, और मर्द की सूरत नहीं, उसकी सलाहियतें और कारनामे देखे जाते हैं। तुम्हें देखे बगैर मेरा दिल तुम्हारे लिए बेतहाशा धड़क रहा है। पारस सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, एक सूरत है, मैं दोस्त बनकर नहीं दुश्मन बनकर रह सकता हूँ। अक्सर पसमानदा ममालिक में औरतों पर जिन सवार हो जाते हैं, यानी पहले आशिक होते हैं फिर सवार होते हैं। उन्हें भगाने के लिए तावीज़ गंडे किए जाते हैं
जंतर मंतर पड़े जाते हैं, फिर भी वो जिन कभी भागता है कभी चिपक कर रह जाता है। हाँ, मैंने भी किताबों में पढ़ा है तुम जिन बन सकते हो। फिर तो बात बन गई। मैं रात गुजारूंगा, सुबह तुम सफ़ीर को फ़ोन पर बता देना कि रात भर एक ऐसा जिन तुम्हें परेशान करता रहे जो साय की तरह नजर आ रहा था। सुबह वो कहीं गया है, इसलिए तुम सफ़ीर को इतला दे रही हो। बात तय हो गई। पारस ने लिखा, अब तक मैंने जो कुछ लिखा है उन तमाम कागजात को अभी जला दो ताकि हमारी तहरीरी गुफ्तगू का कोई सबूत ना रहे। सैली ने वो तमाम कागजात लिए, फिर उन्हें एक एक करके लाइटर से जलाने लगी। जैसे जैसे कागजात की आग भड़कती जा रही थी वैसे वैसे साया ज़्यादा साफ नजर आ रहा था, मगर वो साया था, जितना भी साफ नजर आता साया ही नजर आता। जोडी नॉर्मन का अपना एक मसला था। वो पुलिस वालों के निर्गे से निकल आया था, रोशनियों और तारीकियों से गुजरकर एक जगह तारीकी में खड़ा हाँप रहा था। बड़ी देर से भागने दौड़ने के बायस ये सोचने और किसी नतीजे पर पहुंचने की मोहलत नहीं मिली थी कि आइंदा उसे करना क्या है। एक सीधी सी बात यह थी कि दूसरे साए को नज़रों से ओझल न होने दिया जाए। बड़ी मुश्किलों और मेहनतों से उसने वीडियो कैसेट और वो पाकिस्तानी अहम कागजात सानी और अली से हासिल किए थे, और वह तमाम अहम चीज़ें हाथों से निकल गई थीं। अब वह इस बात पर कुड़ रहा था कि दूसरा साया नज़रों से ओझल होकर कहीं दूर निकल गया है। फिर अक्ल ने समझाया कि वो साया हाथ आ जाता तो वह अपनी मतलूबा चीज़ें उससे कैसे छीन सकता था। वह दूसरा नादान तो नहीं होगा। उसने वीडियो कैसेट और अहम दस्तावेजात निकाल कर कहीं छुपा दिए होंगे या अपने खास बंदों के पास पहुंचा दिए होंगे। अब इन चीज़ों को हासिल करना मुमकिन नहीं रहा। इस सिलसिले में जो एक और बड़ा मसला था वो साया बनकर रहना था। उसकी जेब में 2 तरह की डिब्बियाँ थीं और इन गोलियों का एक मुकम्मल फार्मूला कागजात पर लिखा हुआ था। जोडी अगरचे जानता था कि कौन सी डिब्बिया में ऐसी गोलियां हैं जो 24 घंटों तक आदमी को साया बनाकर रखती हैं, और कौन सी डिब्बिया की गोलियां 1 माह तक साया ही बनाए रखती हैं, उस साये को गोश्त पोस्त का आदमी नहीं बनने देती। जोडी दोनों डिब्बियों के मुतल्लिक जानता था, लेकिन पारस के हाथ में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले रिमोट कंट्रोलर देखकर बदहवास हो गया था। फौरी तौर पर खुद को बचाने के लिए उसने कौन सी डिब्बियाँ निकाली ये उसे याद नहीं रहा। अब वो सोच रहा था कि कब तक ये साया बना रहेगा। उसने अभी रात के तकरीबन 10 बजे गोली खाई थी। अगर इसका असर 24 घंटे तक रहता तो वो अगली सुबह के 9 बजे फिर गोश्त पोस्त का इंसान बन जाता, और वो अगली रात बहुत दूर थी। अभी तक पहली रात वबाले जान बनी हुई थी। वो तारीकी में बैठकर कभी सोचता रहा और कभी ख्याल ख्वानी के जरिए उन अमरीकी, इसराइली और इस्लामी ममालिक के काबरीन के दिमागों में जाता रहा और उनके ख्यालात पढ़ता रहा कि वो सब आज के वाक़यात के बारे में कैसी कैसी राय कायम कर रहे हैं। किसी के ख्यालात पढ़ने फिर आइंदा के मंसूबे बनाने के लिए तन्हाई और खामोशी ज़रूरी होती है। इसलिए वो एक मकान की छत पर चढ़कर बैठ गया। ऐसे में मौसम सर्द होता, गर्म होता या बारिश होती तो साए के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साया बारिश में भीग कर किसी साहिबान तले आए तो फिर भी भीगा नहीं रहता। जैसा पहले खुश्क था वैसे ही खुश्क रहता। जोडी पहले अपने एक अमरीकी नुमाइंदे के पास गया। वहाँ 3 नुमाइंदे थे और अमरीकी सफ़ीर के ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। वो इजलास की नाकामी पर मायूस थे, लेकिन इस बात पर खुश थे कि जोडी नॉर्मन एक अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला है, और सबसे ज़्यादा इस बात पर खुश थे कि जोडी नॉर्मन के पास ऐसी हैरत अंगेज़ गोलियाँ जिन्हें खाने वाला जिस्म की बजाय एक साया बन जाता है। ये हैरत अंगेज़, नाकाबिल फ़हम और नाकाबिल यकीन ईजाद थी। जिन्होंने टीवी स्क्रीन पर 2 आदमियों को साए बनते देखा होगा वही यकीन करेंगे। अमेरिका में बैठे हुए सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान ने यह सब कुछ देखा था और खुश होकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि उनके एक अमरीकी बाशिंदे ने लाजवाब गोलियां तैयार की हैं। उर्दन और शाम वगैरह में जितने अमरीकी जासूस और सीक्रेट एजेंट थे उन्हें हुक्म दिया जा रहा था कि वो जोडी को तलाश करें और उसकी हर तरह मदद करें। रेडियो और टीवी वगैरह के जरिए हर 15 मिनट के बाद जोडी नॉर्मन को मुखातिब करके कहा जा रहा था कि वो ओमान में फ़ौरन अमरीकी सफ़ीर की पनाह में जाए, उसे बखैरियत वाशिंगटन पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जोडी को अमरीका अजीज़ था, गुलामी या पाबंदी मंजूर नहीं थी। फिर यह कि उसके पास साए में तब्दील होने वाली कई गोलियां थीं, फार्मूले भी थे। अगर वो अपनों के पास तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाता तो सुपर मास्टर और फौजी अफसरान उससे वो गोलियां और फार्मूले अपनी तहवील में ले लेते। फिर वो पहले की तरह एक महकूम टेलीपैथी जानने वाला रह जाता। इसलिए उसने अपने लिए एक अलग रास्ते का इंतखाब किया था। वो अपनी कौम के लोगों के दिमागों से निकलकर उन यहूदी नुमाइंदों के अंदर पहुंचा जो इस इजलास में मौजूद थे। वहाँ अमरीकियों के बरक्स मायूसी थी। वो गोलियों वाली ईजाद धमाका खेज थी। यही ईजाद कोई यहूदी पेश करता तो मुमलिकत इसराइल के वारे न्यारे हो जाते। वो भी पीते पिलाते, रक्स करते और जश्न मनाते फ़िलहाल खून के घूंट पी रहे थे। मंडोला, एक्सरेमैन मार्टन, ब्रेन आदम, एल्पा और टेरी आदम वगैरह सभी स्क्रीन पर यह सब कुछ देख चुके थे। अब खुफिया यहूदी तंजीम के तमाम आदम ब्रादर्स क्या राय कायम कर रहे थे, क्या प्लानिंग कर रहे थे, ये जोडी नहीं जानता था। लेकिन जानने का जरिया ये बना कि जोडी जिस यहूदी नुमाइंदे के अंदर था वहाँ कभी कभी मंडोला आता। अगरचे वो अपनी आवाज़ में नहीं बोलता था, ताहम जोडी जैसा ख्याल ख्वानी करने वाला समझ रहा था कि इसराइली हेडक्वार्टर से इस नुमाइंदे का राब्ता है। मंडोला ने अपने नुमाइंदे से पूछा, क्या जोडी नॉर्मन ने एक गोली खाई तो उसके पास भी एक डिब्बिया थी जैसा कि पहले साया बनने वाले ने एक डिब्बिया छीन ली थी? नुमाइंदे ने कहा, जी हाँ, दोनों सायों के पास एक एक डिब्बिया है। हमें अफसोस है कि हम उन्हें काबू में नहीं कर सके।
एक के पास बम ब्लास्ट करने वाला कंट्रोलर था और दूसरे को हम दोस्त समझ रहे थे। मंडोला ने कहा, यही तुम लोगों से गलती हुई। तुम में से कोई भी जोडी की जेब से दूसरी डिब्बियाँ निकाल लेता तो आज बहुत बड़ी बाजी हमारे हाथ में होती। लेकिन सर, हम में से कोई नहीं जानता था कि जोडी के पास दूसरी डिब्बियाँ भी होगी। फिर वो दोस्त बनकर आया था। दोस्ती गई जहन्नुम में। कोई बड़ा मुनाफा हासिल करने के लिए सिर्फ अपना मुफाद देखा जाता है। अमेरिका हमारा गहरा दोस्त है और सबसे बड़ा सरपरस्त, लेकिन अपनी कौम का तकाजा है कि अमेरिका जैसे मौसिन से भी गैर मामूली इजाद छीन ली जाए। सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हमारे तमाम जासूस उन दोनों सायों की तलाश में हैं। वो जैसे ही नजर आएंगे हम उन्हें काबू में करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो दोनों साए अभी ओमान शहर में कहीं छुपे होंगे। जैसा कि मालूम हुआ कि सरकारी सतह पर पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है। वो रात के वक्त कितनी ही जगह छुप सकते हैं, लेकिन दिन को उनके साए साफ नजर आ जाएंगे। सर, एक अर्ज है। वो जोडी नॉर्मन टेलीपैथी जानता है। क्या वो हमारी बातें सुन रहा होगा? अगर सुन रहा है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। हम उसे दोस्ती का यकीन दिलाते हैं। वो हमारे साथ रहकर वैसा गुलाम नहीं रहेगा जैसा कि सुपर मास्टर वगैरह उसे बनाकर रखना चाहते हैं। वो हमेशा आज़ाद रहेगा और अपनी मर्जी का मालिक रहेगा, सिर्फ हमारा दोस्त रहेगा। काश ऐसा हो जाए कि वो मेरे अंदर आ जाए और हमारी दोस्ती और खलूस को समझे। बाय द वे, मैडम जो सोना कल रात की फ़्लाइट से वहाँ पहुँचने वाली हैं। मैं कल सुबह उनके बंगले में टिकट पहुँचा दूंगा। जोडी जिस नुमाइंदे के अंदर था वहाँ खामोशी छा गई। मंडोला चला गया। जोडी ने मैडम जोसना के मुतालिक मालूमात हासिल की। वो नुमाइंदा सिर्फ इतना जानता था कि मैडम इसराइली इंटेलिजेंस की एक ज़हीन ऑफिसर है। MIM के सरबराह की आमद पर जो इजलास हो रहा था उस सिलसिले में कोई अहम रोल अदा करने आई थी और कल रात की फ़्लाइट से तेल अबीब जाने वाली थी। जोडी नॉर्मन उस मकान की छत पर से उतर आया। ये मालूम कर चुका था कि मैडम जोसना अपने बंगले में तनहा है। ऐसी जगह वो रात गुजार सकेगा। वो एक तारीक गली से बाहर आया। रास्ते में एक कार स्टार्ट हो रही थी। वो दौड़कर उसकी छत पर लेट गया ताकि दूसरे गुजरने वाले को साया नजर न आए। वो कार एक बंगले के गेट के सामने आकर रुक गई। वो वहां से उतरकर एक तरफ जाने लगा। ज़रा फासले पर उसे दूसरी गाड़ी में लिफ्ट मिल गई। इस तरह वो 3 गाड़ियां बदलकर मैडम जोसना के बंगले में पहुंच गया। रात के 2 बज रहे थे। ऐसे वक्त लोग दरवाजे अंदर से बंद करके सोते हैं। जब वो बंगले के हाथे में पहुंचा तो एक कुत्ता भौंक रहा था। साया ज़मीन पर खिसकता जा रहा था। कुत्ते ने उस पर छलांग लगाई। उसे काटना चाहा तो उसके मुंह में मिट्टी आई। कोई इंसान के गोश्त का लोथड़ा नहीं आया। वो घुर्राने लगा। पहले से ज़्यादा जुनूनी अंदाज में भौंकने लगा। अंदर से मैडम जोसना ने पूछा, वेल टॉमी, क्या बात है? इस तरह क्यों भौंक रहे हो? ये आवाज़ सुनते ही जोडी नॉर्मन ने ख्याल खुआनी की परवाज़ की। मैडम के दिमाग में पहुंचा। फिर दूसरे लम्हे बाहर निकल आया। गलती का पता चल गया। वो मैडम जोसना योगा की माहिर थी। वो कड़कदार आवाज़ में बोली, कौन है? जवाब दो, बाहर कौन है? वो भला क्या जवाब देता? बंगले के तमाम दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। अलबत्ता एक रोशनदान था जिसमें शायद एक बिल्ली का बच्चा गुजर सकता था और साए को तो गुजरने का रास्ता बनाना नहीं पड़ता। रोशनियों के मुख्तलिफ जावियों से साया कहीं मोटा और भद्दा और कहीं दुबला पतला और लंबा सा हो जाता है। कहीं से भी गुजरने के लिए कोई सी भी सूरत इख्तियार कर लेता है। वो भी रोशनदान से गुजरकर बंगले के अंदर पहुंच गया। फिर एक ड्राइंग रूम था, फिर एक कॉरिडोर और उसके बाद एक बेडरूम। वो दरवाजे को अंदर से बंद किए, हाथ में पिस्तौल लिए बिस्तर के सिरे पर बैठी थी। मोहतात नज़रों से बंद दरवाजे को देख रही थी। अब कुत्ते की आवाज़ नहीं आ रही थी। कुत्ते को साया नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए उसने भौंकना बंद कर दिया था। मैडम जोसना को इत्मीनान हो रहा था कि जो भी आया होगा वो भाग गया होगा, लेकिन यह तजस्सुस बाकी था कि अभी उसने किसकी सोच की लहरों को महसूस किया था। क्या जिसे कुत्ता देखकर भौंक रहा था वो टेलीपैथी जानता है? वो पिस्तौल हाथ में लिए बिस्तर पर से उतरकर दरवाजे की तरफ आई। बाहर ड्राइंग रूम का भी दरवाज़ा बंद था। कोई अंदर नहीं आ सकता था, इसलिए वो बेबाकी से बेडरूम का दरवाज़ा खोल कर आई। फिर जितनी देर में कॉरिडोर की लाइट ऑन करती उससे पहले जोडी उसके बेडरूम के अंदर चला गया। उधर मैडम ने ड्राइंग रूम में आकर उसकी खिड़की का पर्दा ज़रा सा हटाकर बाहर देखा। वो कुत्ता टॉमी बरामदे में आराम से लेटा हुआ था। इस कुत्ते के इत्मीनान ने समझा दिया कि खतरा टल गया है। वो अपनी ख्वाबगाह की तरफ जाने लगी। उसे ये बात परेशान कर रही थी कि इतनी रात को उसे कौन ख्याल ख्वानी के जरिए याद कर रहा था। अगर कोई अपना होता तो वह दिमाग में आते ही कोड वर्ड्स ज़रूर अदा करता। वो सोचती हुई बिस्तर पर आई। उसने पिस्तौल को तकिए के नीचे रखा। फिर अपनी जुल्फ़ों को एक तरफ समेट कर लेटना ही चाहती थी कि वो पिस्तौल खुद ब खुद तकिए के नीचे से निकल कर उसकी निगाहों के सामने आ गया। उसके हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। उसने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। सामने अपना ही पिस्तौल मौत की धमकी दे रहा था और पिस्तौल पकड़ने वाला नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता एक साया आधा उसके हसीन बदन पर पड़ रहा था और आधा साया बिस्तर के सिरे और कालीन पर था। ये सब कुछ देखकर वो बोली, मैं समझ गई, तुम वही साए हो जिससे हमारी पूरी यहूदी कौम दोस्ती करना चाहती है। आज तुम जिस इजलास में थे वहाँ मैं भी सीक्रेट एजेंट की हैसियत से मौजूद थी। प्लीज़ ये पिस्तौल सामने से हटा लो। वो पिस्तौल हटने लगा। वहाँ से ज़रा दूर एक मेज़ की तरफ जाने लगा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। मेज़ की एक दराज खुल रही थी। उसमें से एक लेटर पैड और एक कलम निकला। फिर वो कलम उस लेटर पैड के कागज़ पर कुछ लिखने लगा। वहाँ जो कुछ भी लिखा गया उसे मैडम जोसना के सामने लाया गया। उसने कागज़ लेकर पढ़ा।
उस पर लिखा था, तुम अपने दिमाग का दरवाज़ा खुद खोलोगी या पिस्तौल से ज़ख्मी किया जाए। मेरे इन 2 सवालों के बाद कोई बहस की गुंजाइश ना निकालना। 5 मिनट बाद दिमाग में जगह ना मिली तो गोली चल जाएगी। मैडम के हाथ से कागज़ छूट गया। 5 सेकंड के अंदर ही दिमाग में जगह मिल गई। उसके ख्यालात ने कहा, मेरा नाम एल्पा है, मैं मैडम ज्योत्सना के नाम से यहाँ आई हूँ। अभी मेरे अंदर मेरे साथी भी हैं, वह तुमसे ज़रूरी बातें करना चाहते हैं। जोड़ी की सोच ने कहा, पहले मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ लूँ, फिर तुम्हारे साथियों से बातें करूँगा। टेरी आदम ने कहा, तुम यकीनन जोडी नॉर्मन हो, मेरा नाम टेरी आदम है। अभी अल्पा ने हमें ख्याल ख्वानी के जरिए बताया है कि तुम इस बेचारी को दुश्मन समझ कर आए हो, जबकि हम सब तुम्हारे बेहतरीन दोस्त हैं। सिर्फ ज़ुबान से कहा जाए तो दोस्ती नहीं होती, इसका अमली सबूत दो। फिल वक्त मेरे और अल्पा के दरमियान आकर मुझे इसके चोर ख्यालात पढ़ने से मत रोको। मैं ऐसा नादान नहीं हूँ कि बातों से बहलाया जाऊँ। मिस्टर जोडी, इस वक्त अल्पा तुम्हारे रहम करम पर है। हम नहीं चाहते कि तुम इसे नुकसान पहुँचाओ। हमारी दरख्वास्त है कि पहले आपस में एतमाद कायम कर लें। एक तरीक़ेकार के मुताबिक रफ्ता रफ्ता एक दूसरे के दिलो दिमाग की बातें मालूम करें। तरीक़ेकार का तयन तब होता है जब अंदर की बातें छुपी होती हैं। मुझसे तरीक़ेकार की बातें ना करो। आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर मेरे 3 गिनने तक तुम इसके दिमाग से ना गए तो मैं इसे ज़ख्मी करूँगा। उसने 1 से 3 तक गिना, फिर कहा, अल्पा मुझे यकीन है तुम खामोश बैठी रहोगी और मैं ख्यालात पढ़ता रहूँगा। मुझे इससे गर्ज नहीं कि टेरी आदम तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है या नहीं, मगर मैं मुदाखलत पसंद नहीं करूँगा। वो गुमसुम बैठी रही और वह उसके ख्यालात पढ़ता रहा। ऐसे वक्त मंडोला और एक्सरे मैन मार्टन वगैरह भी वहाँ खामोशी से मौजूद थे और सभी बेबस हो गए थे। अल्पा उनकी बहुत अहम ख्याल ख्वानी करने वाली थी। उसकी जगह कोई और होती तो वो उसे मर जाने देते, मगर अपनी खुफिया यहूदी तंजीम का रास्ता खुलने ना देते। वैसे अब वो यहूदी तंजीम पहले की तरह खुफिया नहीं रही थी। मंडोला को सबसे पहले तो ये मालूम हुआ था कि माया के खंडर के तय खाने में रहने वाली उसके अंदर आती जाती रहती है। इससे साफ जाहिर था कि वो मंडोला के दिमाग से यहूदी तंजीम के तमाम राज मालूम कर चुकी है। दूसरी बार ये मालूम हुआ कि माइक हरारे को भी उस तंजीम का इल्म हो चुका है। हरारे ने साफ तौर से एक्सरे मैन मार्टन को बता दिया कि जब वो लोग उसका ब्रेन वॉश करने के लिए, तनवीमी अमल करने के लिए बारी बारी आ रहे थे तो उसने टेरी आदम और एक्सरे मैन मार्टन के अलावा एक और तनवीमी अमल करने वाले को सुना था, वो मंडोला था। हालांकि अभी वो मंडोला का नाम नहीं जानता था। दूसरी बात यह है कि हमने भी पारस के जरिए उस तंजीम को बहुत दूर तक समझ लिया था और इस तंजीम के बड़े भी समझ गए थे कि अब उनका कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उनके मुखालफिन से छुपा हुआ नहीं है। इस सिलसिले में सिर्फ एक्सरे मैन मार्टन और मंडोला के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं थी कि वो कहाँ और किस रूप में रहते हैं। ये सिर्फ ज़ेर ज़मीन रहने वाली असली शीतारा जानती थी। मंडोला की मजबूरी थी कि वो खुफिया तौर पर इस यहूदी तंजीम की तश्कील असर नौ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर आने वाली शीतारा से उसकी कोई बात छुपी नहीं रह सकती थी, हत्ता कि वह सबके अंदरूनी राजों को समझ रही थी। इसके बरक्स हम सब एल्पा, टेरी आदम, मोनारो और टालबूट जैसे ख्याल ख्वानी करने वालों को समझ गए थे। किसी वक्त उन्हें किसी भी तरह ट्रैप कर सकते थे। सिर्फ एक्सरे मैन मार्टन और मंडोला की शख्सियत के बावजूद उनका पता ठिकाना मालूम नहीं कर सकते थे। जब उलझे हुए धागे का सिरा खुलता है तो फिर खुलता ही चला जाता है। इस उलझी हुई खुफिया यहूदी तंजीम का धागा भी इस तरह खुलता चला गया कि अब जोडी नॉर्मन ने अल्पा के चोर ख्यालात के जरिए उसके तमाम अंदरूनी राज मालूम कर लिए। फिर उसने कहा, अल्पा तुम तो बड़े काम की चीज़ हो, तुमने अपनी यहूदी तंजीम के लिए बड़े कारनामे अंजाम दिए। तुम्हारे ख्यालात से मैंने तमाम आदम ब्रदर्स के बारे में मालूम कर लिया है। अफसोस कि तुम ब्रेन आदम को यहूदी तंजीम का बिग ब्रदर कहती हो, मगर किसी सरबराह के बारे में नहीं जानती हो, जबकि सरबराह के बगैर कोई भी तंजीम मुनज़्ज़म नहीं होती। मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम लोगों का कोई एक गुमनाम सरबराह ज़रूर है और वो टेलीपैथी ज़रूर जानता है, इसलिए तुम्हारे जैसे दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को बड़ी राजदारी से कंट्रोल कर रहा है। जोडी नॉर्मन का साया पारस की तरह बोल नहीं सकता था, लेकिन सोच की लहरों से काम ले सकता था। एल्पा ने सोच के जरिए कहा, मैंने अपने जहन को आज़ाद छोड़ रखा है, अब तुमसे कोई बात छुपी नहीं रही होगी। हमारी तंजीम के किसी फ़र्द ने आज तक ये नहीं सोचा कि हमारा कोई गुमनाम और पुरस्कार सरबराह हो सकता है। हमारे बिग ब्रदर ब्रेन आदम इतनी जहानत से हमारी तंजीम को कायम रखे हुए हैं कि उनके बाद हमें किसी सरबराह की ज़रूरत नहीं रह जाती। जोडी ने कहा, फिर तो मैं बिग ब्रदर ब्रेन आदम से अभी बातें करूँगा, मुझे उनके अंदर पहुँचाओ। वो उसकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकती थी। फिर ये कि मंडोला और एक्सरे मैन उसके अंदर छुपे हुए थे। बिग ब्रदर ब्रेन आदम का राब्ता एक्सरे मैन मार्टन से रहता था और वो मार्टन को ही खुफिया सरबराह समझता था। उनमें से कोई मंडोला को नहीं जानता था। जोडी आखिर एल्पा के अंदर रहकर ब्रेन आदम के अंदर पहुंच गया। एल्पा ने कहा, बिग ब्रदर आपको भी मेरे हालात का इल्म हो रहा है। मैं जोडी नॉर्मन के हर हुक्म की तामील पर मजबूर हूँ, इसलिए इस वक्त जोडी हमारे दरमियान है और आपके चोर ख्यालात पड़ रहे हैं। वो शिकस्त खूरदा अंदाज में बोला, हाँ हम मजबूर हैं, मगर मिस्टर जोडी को हर माकूल शर्त पर दोस्त बनाना चाहते हैं। इन्हें अमेरिका में सुपर मास्टर वगैरह ने पाबंदियों में रखा था। वो हमारे दोस्त बनकर मुकम्मल आज़ादी से अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकेंगे। वो सिर्फ हमें एक बार आजमा कर देख लें। अगर कभी कोई शिकायत का मौका मिले तो सिर्फ एल्पा को नहीं, हम सबको गोली मार दें। जब तक ब्रेन आदम बोलता रहा, जोडी उसके चोर ख्यालात पढ़ता रहा। इस तरह मालूम हुआ कि इस यहूदी तंजीम का खुफिया सरबराह एक्सरे मैन मार्टन है।
चूंकि ब्रेन आदम सिर्फ उसे ही खुफिया सरबराह समझता था और कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि मंडोला उनका असल बिग बॉस होगा, इसलिए जोडी ने जहां तक चोर ख्यालात से सच्चाई को समझा उस पर यकीन कर लिया। लेकिन वो भी बड़ा चालबाज था। उसने एल्पा और ब्रेन आदम से गुफ्तगू करने और उनके ख्यालात पढ़ने के दौरान ही मंसूबा बना लिया था कि वो जोडी नॉर्मन से एक फर्जी मुसलमान ज़ियाउल इस्लाम बन सकता है, तो फिर एक अमरीकी एसआई से फर्जी यहूदी बनकर इन यहूदियों की तंजीम में अपना नुमाया मुकाम बना सकता है। उसने ब्रेन आदम के ख्यालात पढ़ने के बाद हंसते हुए कहा, यह तो कमाल हो गया। मार्टन रसल तो मेरा दोस्त है। हम दोनों ने ट्रांसफार्मर मशीन से टेलीपैथी का इल्म हासिल करने से पहले और बाद में 6 माह तक एक ही ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत हासिल की थी। उससे मेरी बात कराओ। तुम आज मुझे दोस्त बनने को कह रहे हो? हम तो मुद्दतों से दोस्त रहे हैं। जोडी की बातें इस हद तक दुरुस्त थीं कि उन्होंने एक ही ट्रेनिंग सेंटर में दोस्तों की तरह जिंदगी गुजारी थी। उसकी इन बातों ने ब्रेन आदम के लिए उम्मीद की किरण रोशन की कि इस तरह दोस्ती मजीद आगे बढ़ेगी। एक्सरेमैन मार्टन रसल ये तमाम बातें ब्रेन आदम के अंदर रहकर सुन रहा था। उसने कहा, हेलो जोडी, मैं तुम्हारा दोस्त मार्टन रसल बोल रहा हूँ। क्या मुझे आवाज़ से पहचान रहे हो? हालांकि हमें जुदा हुए मुद्दत गुजर गई, हमारी आवाज़ों में ही नहीं चेहरों पर भी उम्र का असर पड़ रहा है। उसने कहा, मार्टन, हम हमेशा गहरे दोस्त रहे, लेकिन अब तुम पर गुस्सा आ रहा है। तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया था कि तुम एक यहूदी हो? असल बात यह है कि मैं वहाँ खुद को यहूदी जाहिर करता तो मुझे कभी ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी सीखने नहीं दी जाती। इसलिए मैंने कि यहूदी होने के बावजूद ऐसे जाली कागजात तैयार कराए थे जो मुझे ईसाई साबित करते थे। टेलीपैथी के इल्म हासिल करने के बाद मैंने कई बार सोचा कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो, तुम्हें अपना राज बता दूं, और शायद मैं बता भी देता, लेकिन उन दिनों तुम जोरा जोरी के इश्क में गिरफ्तार थे। फिर अचानक ही मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। जोडी ने कहा, अगर तुम उन दिनों अपनी हकीकत बता देते तो ये मालूम करके खुशी से उछल पड़ते कि दरअसल मैं भी यहूदी हूँ। क्या? सभी एकदम से चौंक पड़े। हालांकि जोडी और मार्टन रसल एक दूसरे से ब्रेन आदम के अंदर रहकर बातें कर रहे थे, लेकिन ब्रेन आदम के अंदर एल्पा, टेरी आदम और मंडोला वगैरह सभी मौजूद थे। इस बात ने सभी को खुशी से उछाल दिया था कि साया बन जाने वाला, गैर मामूली इल्म जानने वाला उनका हम कौम यहूदी है। जोडी नॉर्मन ने मार्टन रसल से कहा, मेरा मामला तुमसे मुख्तलिफ है। मैंने तुम्हारी तरह यहूदी से ईसाई बनने के लिए जाली कागजात तैयार नहीं कराए थे। मुझे तो टेलीपैथी का इल्म हासिल करने तक कभी अपनी असलियत का पता ही ना चला। बस इतना मालूम हुआ कि एक औरत ने मुझे पैदा करने के बाद एक ईसाई मिशनरी के हवाले कर दिया था। वहीं मेरी तालीम और तरबियत होती रही। वो औरत 4-6 माह में एक बार मुझे देखने आई थी। मुझे प्यार करती थी, रोती थी, फिर चली जाती थी। मैं हमेशा इम्तिहानात में A ग्रेड पोजीशन हासिल करता, इसलिए मुझे सरकारी सरपरस्ती में ले लिया गया। वहाँ से फ़ौजी ट्रेनिंग में चला गया। मेरी जहानत और हाजिर दिमागी के पेश नज़र मुझे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया और टेलीपैथी का इल्म अता किया गया। वो जो मेरी माँ थी हमेशा की तरह हर उस जगह पहुँच जाती थी जहाँ मेरा तबादला होता। टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद मैंने अपनी माँ के चोर ख्यालात पढ़े तो एक नया इंकशाफ हुआ। जोडी नॉर्मन की बातें सब गौर से सुन रहे थे। वो कह रहा था, मेरी माँ ईसाई थी, लेकिन उसे एक यहूदी से मोहब्बत हो गई थी। मेरी माँ के वालिदैन और ख़ानदान वाले यहूदियों के दुश्मन थे। जब माँ ने मुझे जन्म दिया तो सभी दुश्मन हो गए। इस दुश्मनी में उन्होंने मेरे बाप को कत्ल कर दिया और माँ से कहा कि अगर वो मुझे ईसाई मिशनरी में नहीं देगी तो मुझे भी मेरे बाप की तरह मार डाला जाएगा। तब माँ ने मजबूर होकर मुझे ज़िंदा रखने के लिए ईसाई मिशनरी में पहुँचा दिया। अफसोस, टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद भी मैं ना माँ के काम आ सका और ना ही अपने बाप के कातिलों से इंतकाम ले सका। वो कातिल पहले ही मर चुके थे और हकीकत मालूम होने के तीसरे ही दिन बाद मेरी माँ का भी इंतकाल हो चुका था। जोडी नॉर्मन ने एक सर्द आ भर कर कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत दुख उठाए और मैंने उसकी वफ़ात से पहले ये मालूम कर लिया कि मैं ईसाई नहीं यहूदी हूँ। मेरी रगों में मेरे यहूदी बाप का खून गर्दिश कर रहा है। ये एक ऐसी मन घड़त मगर पुरस्रार दास्तान थी जिसे सभी सुनकर मुतासिर भी हुए और दिल से भी तस्लीम किया कि जोडी एक यहूदी बाप का बेटा है, लिहाजा पैदाइशी यहूदी है।